हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग आ चुके हैं थर्ड डे पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के मोर 30 क्वेश्चंस, राइट। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज दैट इज 3000 क्वेश्चंस 100 डेज। और आज इस सेशन को ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसके हम वापस 30 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। तो होपफुली आप हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं और हर सवाल को साथ साथ लगा भी रहे हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन लगा रहे होंगे। फाइन, तो स्टार्टिंग सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज टेलिंग यू ग्लूकागॉन इज व्हाट? इज दिस अ पेप्टाइड हार्मोन, इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल, या हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। फाइन, तो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के लेके, तो हम कह सकते हैं कि यार जो आपके ग्लूकागॉन होते हैं ना, these are the hormones which is secreted by your pancreas। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो है इसके पास आप जानते हैं दो तरह की सेल्स होंगी, एक होंगी अल्फा सेल्स, एक होंगी बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीजेस ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स रिलीजेस योर इंसुलिन। तो जो आपकी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स है, इनमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार ये दोनों ही आपस में ना एंटागोनिस्टिक हैं। 36 का आंकड़ा चलता है इनके बीच में, तो दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक एक दूसरे से ऑपोजिट काम करती हैं। और इसमें से अगर हम ग्लूकागॉन के फंक्शंस की बात करें ना, तो आई कैन जस्ट से यू हियर दैट इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला, ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ना इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है तो क्या ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा? बिल्कुल सही है। और लास्ट थर्ड ऑप्शन देखो, कह रहा है कि हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। और हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है? अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब कायदे से अगर देखा जाए तो नीट का सवाल है ना, ओनली एक ऑप्शन सही होगा। और अगर दो ऑप्शन सही हैं तो फिर ऑल ऑफ दीज ही आंसर होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सर फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पेप्टाइड हार्मोन। और आप जानते हैं कि आपके ग्लूकागॉन और जो आपका इंसुलिन है, ये दोनों ही कैसे हैं? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड। फाइन, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले सवाल में। अटेम्प्ट कीजिएगा खुद से, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, सवाल है इंसुलिन को लेके। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, जी या ट्राइमेरिक? तो देखो, जो आपके ट्राइमेरिक प्रोटीन्स है ना, ये हमने कहाँ पढ़े थे अगर आपको याद हो तो? हाँ जी, ट्राइमेरिक प्रोटीन्स जो है हमने पढ़े हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर के अंदर। लोकोमोशन में अगर आपको याद हो तो हमने ट्रोपोनिन पढ़ा था। ट्रोपोनिन, जिसके पास आई साइट, टी साइट और सी साइट होती है। तो वो ट्रोपोनिन जो था वो एक ट्राइमेरिक प्रोटीन था। बट वेल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आते हैं हमारे ऑप्शन पे। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम जानते हैं कि यार आपके पास जो कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ आपके पास 4 कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स आती हैं। सबसे पहले जो हैं आपके पास, दीज आर कॉल्ड एज अमाइन हार्मोन्स। Second, you have polypeptide hormones, and third you have that is your iodothyronin, और लास्ट स्टेरॉइड्स, राइट। तो जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं कौन से वाले? ये इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। तो इन दिस वी हैव द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड। और जो आपके लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स हैं इसमें आपके हार्मोन आएगा कौन सा वाला? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन। फाइन, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स जो है ना, इनके रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? इन दोनों के ही रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, रिसेप्टर्स ऑन सरफेस ऑफ सेल। तो अगर कोई सेल है तो सेल के सरफेस पे इनके रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये वाले जो आपके इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में काउंट होंगे, ना कि इंट्रिंसिक प्रोटीन में। फाइन, तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो जस्ट कि आपने अगर कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा हुआ है, चैप्टर को ठीक से रिवाइज किया हुआ है ना, और प्रॉपर्ली नोट्स बनाए हुए हैं, लेक्चर्स अगर आप सारे देख चुके हो, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज इन दिस यू हैव अ बाउंड्री। कि आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक में आपके पास नोट्स हैं, दैट्स अ बाउंड्री। इनसे बाहर से सवाल नहीं आएगा, तो जस्ट पढ़ लो उसको, इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। तो
बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्या करें, हमसे होता नहीं है ना, इतना कंपटीशन आ चुका है। कंपटीशन है ही नहीं यार। तुम सुबह 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 4 बजे उठ के देखो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं जागा हुआ, देख लो कितना कंपटीशन है कोई कंपटीशन तुम्हारे सामने? कोई नहीं है ना। तो जस्ट कि अगर तुम्हें पता है कि यार तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के तुम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और तुम्हारे पास उन सब लोग जो ये काम नहीं कर रहे हैं तुम उनसे आगे निकल जाओगे, स्टिल यू आर नॉट डूइंग दिस, देन इट्स योर मिस्टेक, है ना। तो इट्स लाइक कॉम्पिटिशन होना ना होना ये तो यार लॉ ऑफ नेचर है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। बट उस कंपटीशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं यार, इतना दिमाग हमारे अंदर है, हम होमोसेपियन स्पीशीज है, ठीक है। तो ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स में हो गया, बट हाँ इट्स लाइक यू हैव टू डू इट, है ना, अगर आपको जंग जीतनी है तो। आते हैं ऑप्शंस पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सवाल के बारे में, तो कह रहा है कौन से वाले प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं आपको ये बताना है। ACTH, FSH, LH, GH, MSH या ऑक्सीटोसिन, इनमें से कौन कौन से हार्मोन्स आपके प्रोटीनेशियस हैं या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। तो देखो इससे पहले भी मैंने आपको बताया इस वाली स्लाइड में कौन कौन से आपके कैसे होते हैं, मगर आपको प्रॉपरली सब कुछ चाहिए ना कि यार एक जगह मिल जाए हमें, तो इट्स लाइक दिस इज द टेबल जहाँ पे आपको बताया गया है कि यार कौन सा हार्मोन कौन से नेचर का होता है, और ये सारी बातें NCERT में मेंशन्ड है, तो मैंने वही यहाँ पे लिख के डाल दी है। अब क्या करना है आपको बस याद कर लेना है ना। अब इसमें भी सर कोई ट्रिक बता दो, तो नहीं है कोई ट्रिक, है ना, पढ़ना पड़ेगा, राइट, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वी कैन से जो बायोजेनिक अमाइंस होते हैं ना, दैट इज योर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आपके आते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मेलाटोनिन और आपका थायरॉक्सिन, दैट इज T3 एंड T4। सेकंड कैटेगरी जो आपकी है वो है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, इसमें आपके FSH और LH को छोड़ के बाकी आ जाएंगे, जैसे ACTH हो गया, PTH हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया या फिर आपका MSH हो गया, राइट। तो इसमें आपके आ जाएंगे ACTH, इसके अलावा GH हो गया, PTH हो गया, TCT हो गया, MSH हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये इसमें आ जाएंगे। और लास्ट जो है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीनेशियस, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन्स दोनों होंगे, तो उसमें आपके आएंगे FSH और LH। नाउ यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई एंड यू कैन टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खुद से एक बार अटेम्प्ट वापस करो, कर लिया अटेम्प्ट। अब देखो आपको पता है ACTH जो आपका प्रोटीनेशियस है ना, और अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की जो कि है GH, ये भी आपका प्रोटीनेशियस है, MSH भी है, ऑक्सीटोसिन भी है, एक्सेप्ट दीज टू आर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस, so we can say option number, I think ये ना 1, 2, 3 and 4, 6, so option number D is the correct answer. Fine, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। saying that AC, अच्छा ये हमने कर लिया है ना, ओके माय बैड, सो सॉरी। नेक्स्ट, अरे क्या हो रहा है भाई, फोर्थ, बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन खुद से रीड करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देख रहे होंगे हम लोग, राइट। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अगर हम इस सवाल को रीड करना स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं सोमैटोस्टैटिन जो है क्या ये इनहिबिट करता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को। तो अगर आपको याद हो तो हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं इसी से मिलते जुलते, एक होता है सोमैटोस्टैटिन या हाँ सोमैटोस्टैटिन, एक होता है सोमैटोक्राइनिन और एक होता है सोमैटोट्रोपिन। इसमें से जो ये हार्मोन है ये आपका पिट्यूटरी रिलीज करता है, और ऊपर के जो 2 कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स हैं दीज आर रिलीज बाय योर हाइपोथैलेमस, राइट। जिसमें से जो आपका सोमैटोक्राइनिन है ये आपका रिलीजिंग हार्मोन है और सोमैटोस्टैटिन आपका इनहिबिटरी हार्मोन है। ऑप्शंस पे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि यार जो आपके सोमैटोस्टैटिन मतलब वो चाहता है कि ग्रोथ रुके, स्टैटिन मतलब स्टॉप करने वाला, तो अगर ये चाहता है अगर ग्रोथ रुके तो हम कह सकते हैं कि यार ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन रुकवा देगा। दिस इज करेक्ट, फाइन। अभी काम करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन में फर्स्ट तो होना ही चाहिए, फर्स्ट इन दोनों में नहीं है तो उसको छोड़ दो, फाइन। अब इसमें क्या है देखो, फर्स्ट फोर्थ कॉमन है, फिफ्थ या थर्ड चेक कर लो, थर्ड होगा तो ये आंसर है, थर्ड नहीं होगा तो ये आंसर है, थर्ड चेक करो। कह रहा है मेलाटोनिन जो होता है इट इज रिलीज बाय पाइनियल ग्लैंड, ये बात भी सही है ना, बिकॉज मेलाटोनिन इज रिलीज बाय योर पाइनियल ग्लैंड जो कि स्लीप अवेक साइकिल कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व, है ना। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन को लेंदी क्वेश्चन है, आपको आता भी है मगर स्टिल आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव फिजिक्स ऑल्सो, यू हैव केमिस्ट्री ऑल्सो, है ना। तो इट्स लाइक डील स्मार्टली एंड एलिमिनेशन मेथड्स, अगर आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखें तो उनमें पक्का पक्का एलिमिनेशन मेथड लग रहा होता है तो आपको लगाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
saying that hypothyroidism is causing the irregularity of menstrual cycle. क्या ये बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ तो? हाइपोथायरॉयडिज्म से किडनीज्म हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से गॉइट्रे हो सकता है। बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, आपको ये बताना है। फाइन, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखें तो भाई इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सारी बातें सही हैं, है ना। यहाँ पे बॉडी फिजियोलॉजी से मतलब क्या है? बॉडी फिजियोलॉजी से मतलब है बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट। तो अगर आपको याद हो ना, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें यहाँ पे, तो जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये आपके 2 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है, राइट। ये 2 तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है बिकॉज इसके पास क्या होती हैं, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है फॉलिकुलर सेल्स और एक होती है इसके पास पैराफॉलिकुलर सेल्स। राइट, जो आपकी फॉलिकुलर सेल्स हैं ये रिलीज करवाती हैं क्या? T3 या फिर T4 हार्मोन, और जो ये हैं ये रिलीज करवाती हैं क्या? TCT विच इज थायरोकैल्सिटोनिन। इसमें से अगर बात की जाए इस T3 और T4 के बारे में, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ जी, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सर इनका रोल होता है कि पहला तो जो आपका T3 T4 है ये आपके लाइक फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है, राइट। इसके अलावा ये आप कह सकते हो BMR को रेगुलेट करता है ना, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को भी ये रेगुलेट करता है ना। इसके अलावा तीसरा आप कह सकते हो ये CNS के डेवलपमेंट में भी काम करता है, और आप कह सकते हो कि जो इट्स BMR। फाइन, इसके अलावा ये आपकी फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे इसके बहुत सारे काम होते हैं, मगर हम सवाल पे मेन वापस आ जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि यार पहला ही क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देगा अगर इसका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो, बिल्कुल सही है ना। सेकंड, अगर हम बात करें क्या ये BMR को इम्बैलेंस कर सकता है? अगर हाँ, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर BMR वापस बिगड़ जाएगा, राइट। तीसरा, क्या इसकी वजह से किडनीज्म हो सकता है, एंड ये भी हम जानते हैं। तो दोनों ही डिसीज किसकी हैं? दोनों ही डिसीज आपके हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है, थायरोडिज्म। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। बड़ा आसान सवाल है ना, वैसे हम देख के भी इसको एलिमिनेट मार सकते हैं। हमें बस इतना तो आइडिया है कि बॉस जो आपका पिट्यूटरी होता है वो आपके हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हो रखा होता है विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम, है ना। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कुछ याद हो तो इट्स लाइक दिस इज पिट्यूटरी, this is what I have the stalk, and this is what hypothalamus. This is hypothalamus, this is infundibulum, and this is pituitary. Fine, तो इसमें से हम जानते हैं कि यार इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी जो है वो अटैच है आपके हाइपोथैलेमस के साथ। बाकी ऑप्शन वैसे भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपको नहीं पता है तो हम जान सकते हैं कि यार जो आपके पास क्रेनियम बोन्स होती है ना, कौन कौन सी? पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल और इथेमॉइड, स्फेनॉइड। तो इसमें से जो स्फेनॉइड बोन होती है ना वो आपके क्रेनियम के अंदर पाई जाती है, और वहीं पे जाके आपका पिट्यूटरी जो होता है ना वो धसा हुआ होता है या फिर वहाँ पे एम्बेडेड हो रखा होता है। तो ये जो आप ब्लू कलर से लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन जो है दिस इज नथिंग बट अ बोन ऑफ योर क्रेनियम विच इज स्फेनॉइड, विच इज स्फेनॉइड। और इसी में जो आप ये डिप्रेशन देख पा रहे हैं ना, जहाँ पे लाइक a bowl-like structure, the depression over there. This depression itself is known as sella turcica. Sella turcica. So it's a cavity in which the pituitary gland is embedded. So we can say option number C is the correct answer. Fine. 7th question देखो, कह रहा है the hyposecretion of which hormone lead to the loss of sodium and water through urine. तो सोडियम और वाटर का रिलीज कौन सा हार्मोन करवाता है, आपको ये बताना है। यूरिन के थ्रू, है ना। किसकी? डेफिशिएंसी की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म लिखा हुआ है ना, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन। तो अगर हम देखा जाए तो हमें पता है कि यार एक हमारे पास ऐसा हार्मोन तो है जो सोडियम और वाटर के साथ खेलता है,
है ना, वो कौन है? तो आपको अगर याद हो तो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज दैट हार्मोन जो कि डीसीटी में से वाटर प्लस सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयंस। ये बात हम सब जानते हैं, है ना, कि जो आपका एल्डोस्टेरोन है वो इनका सिक्रेशन करवाता है, इनका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है यूरिन में से। तो सोचो अगर इस पर्टिकुलर हार्मोन की ही डेफिशिएंसी हो गई तो क्या सब कुछ रीएब्जॉर्ब होंगे? नहीं होंगे। और अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? यूरिन में जाएंगे और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो वी कैन से वो कौन सा हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है? वो है आपका एल्डोस्टेरोन। और एज फार एज आई कंसर्न, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि एल्डोस्टेरोन इज अगेन रिलीज बाय योर एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बिकॉज इट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। फाइन, सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए बताइए। अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन बट अ ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। मुझे लगता है बच्चे इसमें फंस जाएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे इसमें, बच्चे कहेंगे सर टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर खाने में जहर मिला दिया तो क्या होगा? नहीं, इतना भावुक भी नहीं होना, है ना। इट्स जस्ट अ टॉक्सिक सब्सटेंस, नॉट अ जहर। तो इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस अगर को मिलाया गया है फूड में जो कि इंटरफेयर कर रहा है थायरोक्सिन के सिंथेसिस को लेके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? गॉइट्रे होगा, किटिनिज्म होगा, थायरोटॉक्सिसाइटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अगर थायराइड की कमी हो रही है, आयोडीन की कमी हो रही है, इसका मतलब गॉइट्रे होना चाहिए। अब बच्चे क्या बोलेंगे? सर देखो क्वेश्चन में भी टॉक्सिन, ऑप्शन में भी टॉक्सिन, तो वाई नॉट टॉक्सिन? टॉक्सिन ही टॉक्सिन, है ना। बट यहाँ पे बच्चे फंस गए, है ना। तो आपको पता है कि यार टॉक्सिक गॉइट्रे कुछ नहीं होता, सिर्फ गॉइट्रे होता है या सिंपल गॉइट्रे होता है ना। या सिंपल गॉइट्रे का एक और नाम होता है एंडेमिक गॉइट्रे। टॉक्सिक गॉइट्रे इज नथिंग। सो शेयर आई कैन से कि जो आपका सिंपल गॉइट्रे है, ठीक है, सिंपल गॉइट्रे या जिसको आप एंडेमिक गॉइट्रे भी कहते हो, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी। सो वी कैन सिंपली से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए। और काफी बच्चे इसका आंसर ए लगा के बैठे होंगे बिकॉज टॉक्सिक वो खेल रहे हैं अपना मजे से, है ना। दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। डू गिव इट अ ट्राई, फटाफट से। मैमेलियन एमएसएच जो होता है वो कौन सिक्रेट करता है? एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टालिस या पार्स इंटरमीडिएट? देखें, चलिए मैं आपको पहले इसका आंसर बता दूं ताकि जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो आगे मूव कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिकॉज योर टाइम इज सो प्रीशियस, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये पिट्यूटरी है और ये हाइपोथैलेमस है, तो पिट्यूटरी में आपके दो पार्ट्स तो आप जानते ही हैं। दिस इज योर एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दिस इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। फाइन। अगर मैं लोब्स की टर्म में बात करूं तो इसके पास कौन सा लोब होगा? इट हैज पार्स डिस्टालिस एंड इसके पास पाया जाएगा पार्स नर्वोसा। एंड इस यहाँ पे एक बीच में एक और होता है जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, एंड वी कॉल दिस पार्स इंटरमीडिएट। राइट। सो आई कैन जस्ट से हियर कि भाई इनमें से अब कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जो आपका फर्स्ट वाला है ना, पार्स डिस्टालिस, ये रिलीज करवाता है आपके हार्मोन जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, है ना, प्रोलैक्टिन हो गया, ये एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन्स कौन निकलवाएगा? आपका पार्स डिस्टालिस। तो इसमें तो कैटेगरी आ जाएगी भरमार। कौन कौन सी? एसीटीएच, जीएच, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन्स खाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, टीएसएच एक और जोड़ लो भाई, है ना, अकेले उसको क्यों छोड़ना? टीएसएच, फाइन।
सेकंड जो है आपके पास पार्स इंटरमीडिएट, इसमें आपका सिर्फ एक ही हार्मोन आएगा विच इज योर MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और भैया इसमें आपके आ जाते हैं 3 हार्मोन, बाकी के कौन कौन से? शेयर यू हैव व्हाट डू वी से दिस, ऑक्सीटोसिन, राइट, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। अब सवाल हो गया है सॉल्व, अब आंसर खुद से लगा लो। तो आपको पता है पार्स इंटरमीडिएट जो है वो रिलीज करवाता है क्या? आपका MSH। सो इस क्वेश्चन में बात क्या थी कि यार MSH आपका एक ही हार्मोन रिलीज करवाता है, इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। सेइंग दैट ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिन, इनमें से कौन कौन से आपके हार्मोन्स हैं जिनको सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होगा? तो आपको पूरी कहानी समझा रखी है मैंने इन 3 सेशन में, काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि स्टार्टिंग के जो 2 कैटेगरी है कौन कौन से, आपके जो बायोजेनिक अमाइंस हैं और आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, दे नीड द सेकेंडरी मैसेंजर्स। बाकी के जो 2 हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन और जो आयोडोथायरोनिन है, ये हैं जिनको नहीं चाहिए होंगे, राइट, कोई सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो आपके जो फर्स्ट 2 हार्मोन्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर बेसिकली व्हाट, ये दोनों ही आपके या मैं कह सकता हूँ जो ये है एपिनेफ्रिन, इट्स नथिंग बट अमाइन हार्मोन, और जो ग्लूकागोन है दिस इज नथिंग बट योर पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। और ये जो दोनों हैं दे बेसिकली बोथ ऑफ देम रिक्वायर्ड व्हाट, इन दोनों, ये दोनों ही कैसे आपके, इन दोनों को सेकेंडरी मैसेंजर्स चाहिए होते हैं। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। और बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों को नहीं चाहिए होंगे, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, देखो एक बार, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इस सवाल का। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन अल्फा एंड डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। तो अल्फा और डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास जो है उनका नेचर क्या होता है आपको वो बताना है। हालांकि पूरी नेचर की जो टेबल है वो आपको मैं दे चुका हूँ, तो आप खुद से याद कर लीजिएगा और इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पेनक्रियास है ना, इसके पास क्या होते हैं, 4 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है मतलब इसके पास 2 पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो इसका एक्सोक्राइन वाला, एंडोक्राइन वाला पार्ट है ना, इसके पास क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा सेल्स। फाइन, तो जो आपके अल्फा सेल्स हैं ये रिलीज करवाते हैं ग्लूकागोन, ये रिलीज करवाते हैं बीटा वाला इंसुलिन, ये रिलीज करवाते हैं सोमैटोस्टैटिन, और ये रिलीज करवाते हैं पीपी सेल्स। इसमें से जो आपके तीसरे जो फर्स्ट 3 है ना, दीज आर नथिंग बट यू कैन से दे आर पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव, पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव, वो भी कैसे वाले, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो इनका नेचर कैसा होता है, अल्फा, और तो इन्होंने नाम नहीं दिया आपके हार्मोन्स को, इन्होंने इनका सोर्स बता दिया। अब सोर्स के हिसाब से आपको जज करना है, तो ये भी कर सकते हैं हम, अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, या सभी के सभी, या फिर सभी के सभी। तो अगर हम इसके आंसर्स की बात करें ना, होपफुली आपने खुद से अटेम्प्ट किया होगा, राइट। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, ये कौन रिलीज करता है, तो वी हैव दिस एड्रिनल ग्लैंड, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, या इंटरनल वाला तो मेडुला हो जाएगा। इसके अलावा इट हैज़ दिस फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। ये जो फर्स्ट पोर्शन है और ये जो सेकंड पोर्शन है और ये जो थर्ड पोर्शन है, फर्स्ट इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इस जिसे आप कहते हो जोन ऑफ फेसिकुलेटा, जोन ऑफ फेसिकुलेटा जो है ना, ये रिलीज करवाता है कौन सी कैटेगरी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो आप कह सकते हैं इस आंसर में ये जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसमें आपका एग्जाम्पल आता है कॉर्टिसोल, एंड दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या करवाता है, ये शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। और जो शुगर मेटाबॉलिज्म है, इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये
शुगर मेटाबॉलिज्म तो करवाएगा ही, लेकिन इसका काम है कि यार शुगर को प्रमोट करवाना, मतलब मेटाबॉलिज्म इज लाइक टू, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। तो इस शुगर का एनाबॉलिज्म करवाएगा, लेकिन साथ साथ ये प्रोटियोलाइसिस भी करवा सकता है और लिपोलाइसिस भी करवा सकता है। तो ये लिपोलाइसिस में भी इंटरेस्टेड है और प्रोटियोलाइसिस में भी। फाइन, प्रोटियोलाइसिस में भी ये इंटरेस्टेड है। तो ये सारे काम जो है इसके होते हैं, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉर्टिसोल जो है ये आपके शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। इसका मतलब ये लिपोलाइसिस भी करवा देगा और प्रोटियोलाइसिस भी करवा देगा, ताकि एनी हाउ ग्लूकोज बन सके। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ डैमेज टू द थाइमस इन अ चाइल्ड। अगर एक बच्चे के थाइमस में कुछ डैमेज हो गया है, then which particular disorder the person can suffer from? Reduction in the hemoglobin, reduction in the stem cells, loss of antibody mediated immunity या फिर loss of cell mediated immunity। तो आप सभी जानते होंगे कि यार जो आपके थाइमस होता है ना, थाइमस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और आप जानते हैं टी लिम्फोसाइट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? सेल मेडिएट इम्यूनिटी में, सेल मेडिएट इम्यूनिटी। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज अगर उस पेशेंट में या उस पर्सन में थाइमस की कमी हो रही है, थाइमस डैमेज हो रहा है, तो फिर सेल मेडिएट इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेइंग दैट टायरोसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, टायरोसिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अब नाउ टायरोसिन है क्या? एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड कौन से हॉर्मोन्स के बनने के लिए जरूरी होता है? तो आयोडोथायरोनिन हमने पढ़ा था, थायरोनिन इज दैट हार्मोन, है ना, थायरोक्सिन, जिसके लिए टायरोनिन चाहिए होता है। ठीक है, तो वी कैन से स्टार्टिंग के जो दो एग्जांपल्स है ना, T3 T4, दीज आर थायरोक्सिन हार्मोन्स, और इनके लिए चाहिए होगा टायरोसिन। दीज आर थायराइड हार्मोन्स एंड इनके लिए चाहिए होता है टायरोसिन, है ना। और सिर्फ इनके लिए नहीं, साथ में आपके जो एपिनेफ्रिन है और जो आपके नॉर एपिनेफ्रिन है, इन दोनों हार्मोन्स के लिए भी आपको टायरोसिन चाहिए होता है, बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर बोथ ऑफ देम। फाइन, तो वी कैन से फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों जो है उनके लिए टायरोसिन नहीं चाहिए होता। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। देख लिया? चलिए, कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, राइट। तो थोड़ी सी ट्रेस मात्रा में, है ना, थोड़े बहुत अमाउंट में स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है कौन सा वाला पार्ट? तो वैसे आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ आपके जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो कौन सिक्रीट करता है? दैट इज टेस्टिस, दैट इज एंड्रोजन। और वो भी कौन करता है? वो आप जानते हैं लेडिक सेल्स करती है ना। अगर आपको ये वाला थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अगर याद हो, तो वी वर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जिसमें होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं के आसपास क्या पाई जाती हैं? वी हैव द लेडिक सेल्स इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो ये जो लेडिक सेल्स हैं ये रिलीज करवाती हैं क्या? आपके एंड्रोजन को। वेल, अगर सवाल पे वापस आए तो ये कह रहा है ट्रेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में, तो ये तो हो गया मेजॉरिटी, है ना, मेजर सिक्रीशन। लेकिन अगर माइनर की बात करें तो माइनर सिक्रीशन इज ऑल्सो डन बाय अ ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स में आप जानते हैं जो नीचे सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, विच इज जोन ऑफ रेटिकुलरिस, दैट बेसिकली रिलीजेस द सेक्स कॉर्टिकॉइड, और सेक्स कॉर्टिकॉइड में आपके आते हैं कौन? एंड्रोजन्स। तो थोड़ी बहुत मात्रा में आपके ये भी एंड्रोजन को रिलीज करवाते हैं। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज एंड्रोजेनिक एड्रिनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो वी कैन से एंड्रोजेनिक मींस एंड्रोजन रिलीज करने वाला एड्रिनल ग्लैंड आपका होता है, विच इज एड्रिनल कॉर्टेक्स मोर प्रिसाइजली। फाइन, सो शेयर वी गॉट द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए, कह रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर द इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सी बात सही है स्टेरॉइड हार्मोन के लिए? फास्ट एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, या फिर शॉर्ट लास्टिंग है? तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। फाइन, तो जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लास्ट की दो कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि हम सारे हार्मोन्स की कैटेगरीज जानते हैं। तो जो आपके पास स्टार्टिंग के दो जो हैं अमाइंस
और पेप्टाइड्स, और लास्ट की दो कौन सी है, आयोडोथायरोक्सिन और आपके हैं स्टेरॉइड्स। तो भाई मैं तो देखो ऐसे ही याद करता हूँ और ऐसे याद करवाता भी हूँ ताकि बच्चे को ईजी रहे याद रखने में। तो लास्ट की जो दो कैटेगरीज हैं ये कौन से हैं, ये आपके बेसिकली स्लो एक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, स्लो एक्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, राइट। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, स्लो एक्टिंग है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। और स्टार्टिंग के जो दो कैटेगरीज होते हैं, दीज आर फास्ट एक्टिंग बिकॉज दे हैव रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस। फाइन। क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट कीजिए। ACTH जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर आपका पिट्यूटरी। ना अब सुन के लगता है यार ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है ना, कॉर्टिकोट्रोपिन मतलब एड्रिनल ग्लैंड कर रहा होगा, और ऑप्शन में भी है देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मगर याद रखना है कि यार ये जो हार्मोन्स थे ना आपके ये जो आपके हार्मोन्स थे ACTH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, FSH, LH और कौन सा ACTH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH प्रोलैक्टिन, MSH, ये सारे हार्मोन जो है किसने सिक्रीट करे थे, ये सब सिक्रीट करता है पिट्यूटरी। क्योंकि इनका आगे जाके रोल हो सकता है आपके थाइमस के ऊपर रोल हो, थायराइड के ऊपर रोल है ना, हो सकता है इनका रोल आगे जाके आप गोनेट्स के ऊपर हो जाए, हो सकता है इसका रोल आगे जाके एड्रिनल ग्लैंड पे हो जाए। तो बिकॉज दैट इज वाई वी कॉल दिस एज अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यही कंट्रोल कर रहा है सबको। और अगर ये कंट्रोल कर रहा है तो कैसे कर रहा है, बाय सेंडिंग द हार्मोन्स। तो ये वाला ग्लैंड इन हार्मोन्स को भेजता है, इसलिए इनका नाम इन ग्लैंड से मिलता जुलता है। फाइन। So now you got the answer. So we can say pituitary gland is the one which releases this adrenocorticotropin hormone, जो पिट्यूटरी से निकलता है और थायराइड वाले ग्लैंड पे काम करता है और फिर थायराइड के हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। फाइन। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, ऑल्दो दिस टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर एक्सक्रीशन। तो जब हम उसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा डिटेल्ड में, बट एज ऑफ नाउ वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो आपके रेनिन जो है ना वो रिलीज करते हैं, बेसिकली ये वाले जो हैं ये रिलीज करते हैं रेनिन को। और रेनिन क्या करता है, रेनिन आपके ब्लड प्रेशर को या BP जो होता है या फिर जो आपके बॉडी फ्लूइड है उसको अल्टीमेटली डिक्रीज कर देगा। ठीक है, BP को मतलब ये इंक्रीज करवाता है आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 saying that which of the following pair is incorrectly match, कौन सा इनमें से गलत मैच हो रखा है आपको ये बताना है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैं सबसे पहले हमेशा इंसुलिन चेक करता हूँ, अगर उसमें इंसुलिन ऑप्शन है तो यहाँ तो ठीक है ना, इंसुलिन मेलाइटस जो है डिसीज होती है अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो, ठीक है। और चेक कर लो तो आपको पता है कि यार जो ग्लूकागॉन होता है दैट इज बीटा सेल्स का सोर्स होता है क्या, नहीं। आपको पता है बीटा सेल से कौन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। देखा एनी हाउ आंसर इंसुलिन ही होना था इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवाए भी हैं, तो मोस्टली उसमें आंसर आपका इंसुलिन ही आता है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए हियर इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ईच रिसेप्टर इज अ डैश टू वन हार्मोन। हर एक रिसेप्टर जो होता है ना, इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड शेयर वी हैव दिस रिसेप्टर, तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। तो आप जानते हैं कि हर रिसेप्टर जो है एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, दैट इज वाई आपको पता है कि इंसुलिन जो है उसके रिसेप्टर्स पाए जाएंगे आपके सेल्स के पास। तो इट्स लाइक दे आर सेंसिटिव फॉर ओनली इंसुलिन, नॉट फॉर अदर टाइप ऑफ हार्मोन। तो वी कैन से भाई पहले तो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। सो इफ दिस पर्टिकुलर गाय है ना, इफ दिस पर्टिकुलर गाय इज कमिटेड फॉर दिस गर्ल, तो वी कैन से इट्स स्पेसिफिक। ये और पे नजर नहीं डाल सकता, डालेगा तो मार खाएगा। तो वी कैन से इट्स स्पेसिफिक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वी कैन से रिसेप्टर्स आर डैश, तो रिसेप्टर्स भी कैसे होते हैं, वो भी स्पेसिफिक होते हैं, दोनों ही स्पेसिफिक हैं। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इकलौता यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको स्पेसिफिक दोनों दिए हुए हैं। तो स्पेसिफिक भी मतलब लाइक हो सकता है ना, मोहब्बत एक तरफा होती है लेकिन यहाँ पे दोनों तरफा है, तो इट्स लाइक ये भी स्पेसिफिक ये भी स्पेसिफिक और फिर लाइक यू नो हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पे, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे।
तब तक मैं नंबर ठीक कर लूँ, है ना। हो गया भाई। देखो ANF इज एग्जैक्टली ऑपोजिट फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेटेड। तो ANF जो होता है एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर विच इज रिलीज बाय द राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। तो आपका जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ये रिलीज करवाता है क्या, आपके ANF। दैट इज बेसिकली अ फैक्टर और यू कैन से काइंड ऑफ अ हार्मोन जो कि आपके ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मलाइज करेगा या रिलैक्स करवाएगा। तो ये बीपी को कम करवाएगा, आपके बॉडी फ्लूइड को कम करवाएगा, है ना। तो ये सारे काम इसके बेसिकली होंगे और ये रेनिन के ऑपोजिट काम करेगा। फाइन। अभी कह रहा है कि बताओ कौन सा ANF जो है वो कौन से वाले हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है। हाँ जी, तो ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन तो एनीहाउ नहीं होगा बिकॉज ये तो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, ये तो रोल में आएंगे ही नहीं। अब एल्डोस्टेरॉन है या फिर आपका PTH है, तो ये किसके ऑपोजिट काम करेगा। तो आपको पता है कि जो आपका एल्डोस्टेरॉन है ना, ये वाटर का मतलब DCT में से आपके सोडियम का वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और जब वो उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगा तो पानी आ जाएगा। आपको पता है ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा है तो इट्स लाइक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, और ANF जो होता है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। तो ये एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है किसके, एल्डोस्टेरॉन के। तो वी कैन से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। बाकी मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन में। तो आई कैन जस्ट से हियर कि जो आपका सेकंड है कौन, एल्डोस्टेरॉन विच इज रिलीज बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करवाता है क्या, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों आपस में कैसा काम कर रहे हैं, दे बोथ आर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आजा भाई, यस। सो दिस एंड दिस आर एंटागोनिस्टिक, और साथ में ये रेनिन के भी एंटागोनिस्टिक होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन पे आते हैं। अटेम्प्ट दिस, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। चलो भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है रेगुलेशन ऑफ BMR। तो मैंने जस्ट अभी आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या था, BMR कौन रेगुलेट करता है, आपका थायराइड ग्लैंड। तो अगर पहली बात को देखते हैं आपके माइंड में क्लिक हो गई ना बात, तो बहुत सिंपल सी बात है, BMR को रेगुलेट करने वाला आपका थायराइड ग्लैंड है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। कुछ मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको सारे फंक्शंस अच्छे से याद है ना, और उनमें से कोई एक भी फंक्शन आपको क्लिक करेगा ना, तो सवाल चाहे कितना ही लंबा हो ऐसे आंसर आता है। और जो सवाल दिखने में जितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, वो उतना ज़्यादा आसान भी होता है। हालांकि ये एप्लीकेशन, ये लॉ जो है, ये फिजिक्स में लगाने मत बैठना, बैंड बच जाएगी। बायो की बात कर रहा हूँ, जो जितना मुश्किल दिखेगा वो उतना ही आसान भी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। सेइंग दैट T3 एंड T4 आर द हॉर्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको पता है कि जो आपका एड्रिनल या जो आपका थाइमस है ना, बिकॉज दीज आर थायराइड हॉर्मोन्स, राइट। तो थायराइड हॉर्मोन्स हैं आपके, या थायरोक्सिन। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ना, दैट थायराइड ग्लैंड इज एक्चुअली हैविंग टू टाइप ऑफ सेल्स। टू टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से, एक होते हैं आपके फॉलिकुलर सेल्स और एक होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। शायद मैंने आपको पीछे भी बताया था ये ना। तो जो आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं ये तो बॉस रिलीज करवाते हैं आपके T3 और T4, और जो पैराफॉलिकुलर ये रिलीज करवाते हैं TCT या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सीटोनिन। फाइन, तो वी कैन से योर T3 एंड T4 दे आर बेसिकली रिलीज फ्रॉम योर फॉलिकल्स। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल्स जो है इनको सिक्रीट करवाएंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले पे आ जाए 24th क्वेश्चन। Saying that low metabolism rate, high body का weight, tendency to retain water. अब now tendency to retain water is again a keyword, and that is a keyword for which particular disease? That's a keyword for your myxedema. और myxedema जो है this is nothing but hypothyroidism
डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, जिसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि एक पर्सन जो पेशेंट है उसके यहाँ फ्लफी फेस हो जाएगा बिकॉज वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उसको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, राइट। एंड आप कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट है ना, ये सब कुछ, ये सब क्या होगा, बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन से यहाँ पे कार्डियक आउटपुट हो गया, हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो हीट है ना, इंटॉलरेंस हो जाएगा उसको, हीट इंटॉलरेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्लफी फेस, फ्लफी फेस, ठीक है। सो दैट्स अ मेन डिसऑर्डर एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट ध्यान से देखना है और आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट देखो, करेक्ट कैल्सिटोनिन जो है क्या ये आपका नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन होता है। तो यार मैं आपको वापस रिपीट करवा के बता रहा हूँ कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड में जो आपके हार्मोन्स होंगे उसमें आयोडीन चाहिए होता है। लेकिन वी नो अगेन वी हैव टू टाइप ऑफ हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। एक है आपका T3 और T4 और एक है आपका कैल्सिटोनिन, या जिसको आप TCT भी कहते हो, ठीक है। इसमें से ये जो है ना, इसके लिए आपको आयोडीन चाहिए होगा, आयोडीन रिक्वायर्ड, बट इसके लिए आपको आयोडीन नहीं चाहिए होता इसको बनाने के लिए। तो आप कह सकते हो कि जो आपका कैल्सिटोनिन जो है ना, TCT, ये वाला हार्मोन जो है ये आपका नॉन आयोडिनाइज्ड होता है, सही है। दिस इज करेक्ट। अगेन कैन वी अप्लाई इन दिस क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो आप जानते हैं कि यार फर्स्ट तो होना ही चाहिए और फर्स्ट आपके इस वाले में नहीं है और इस वाले में नहीं है, तो इसे काट दो, हाँ इसे काट दो। अब कौन सा बच गया आपका, इसमें फर्स्ट भी है, इसमें भी फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, थर्ड नहीं है। थर्ड अगर ऑप्शन सही होता है तो ये आंसर आएगा, थर्ड सही नहीं होता है तो ये आंसर आएगा। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कैल्सिटोनिन जो है क्या ये आपका कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, सही बात है। तो आपका जो कैल्सिटोनिन होता है इसका काम क्या होता है, इट बेसिकली डिक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल। सो वी कैन से ये आपके रेगुलेट करता है आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को, एंड वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया। तो सवाल जितना लंबा है वो इतना आसान भी है क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाए 26th क्वेश्चन पे। सेइंग दैट अ चाइल्ड इज वीक इम्यून सिस्टम। तो बताओ कौन सी प्रॉब्लम उसको होगी। तो अगेन इम्यून सिस्टम वीक है, और इम्यून सिस्टम वीक किसकी वजह से होता है, थाइमस की वजह से। क्योंकि हम जैसे से हमारी उम्र होती है तो क्या होता है, एजिंग के साथ साथ थाइमस ग्लैंड श्रिंक होना स्टार्ट होता है, और उसकी श्रिंकिंग की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो वी कैन से जो आपका थाइमस है, इट्स बेसिकली यू कैन से दैट्स अ कॉज ऑफ एजिंग, cause of aging, and as you know that with age this gland shrinks, and इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, इस वजह से हमें एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारी उम्र जो है वो मतलब लाइक हो जाती है उस टाइम पे। तो डॉक्टर्स जो है इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं, ऐसा रिसर्च चल रही है कि यार किस तरीके से हम थाइमस ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होता है उसकी ताउम्र को इंक्रीज कर सके ताकि हमारी एज भी बढ़ सके। फाइन, वेल सवाल पर अगर वापस आते हैं तो कह रहा है कि कौन सा वाला ग्लैंड अफेक्ट होगा अगर एक पर्सन एक चाइल्ड जो है उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो आपको पता है कि यार थाइमस वाला ग्लैंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए, टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स अगर नहीं होंगी तो आपको पता है इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, एंड वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो पैडल ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है कि ये वाला जो ग्लैंड है ये आपके टी मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कर सके, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कर सके। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 27th क्वेश्चन पे। सेइंग दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे बनता है, तो आपको सारे के सारे ग्लैंड कहाँ से बनते हैं, मतलब उनका ओरिजिन कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की, मगर इस बार बेसिस क्या होगा, बेसिस होगा व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे आंसर आपका होने वाला है वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट 3 टाइप्स बेसिकली, सम विच आर एंडोडर्मल इन नेचर, या मैं एक्टो से शुरू करता हूँ।
एक्टोडर्मल इन नेचर, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मीजोडर्मल इन नेचर है, और कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोडर्मल इन नेचर होती हैं। तो जो आपकी जो एक्टोडर्मल नेचर की होती है ना, उसमें आपके ब्रेन की ग्लैंड्स आते हैं, जैसे आपकी पाइनल ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस हो गया, है ना, पिट्यूटरी हो गया, तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो पाइनियल ग्लैंड हो गई, ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी हो गया, फाइन, ये ग्लैंड्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और साथ में यहाँ पे आता है आपका एड्रीनल मेडुला। दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज बच्चे इसको भूल जाते हैं। एड्रीनल मेडुला जो है ना, मतलब जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है, उसका जो मेडुला वाला पार्ट है, दैट मेडुला पार्ट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। नेक्स्ट मीजोडर्मल की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका मीजोडर्मल है, इसमें आपके आएंगे टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स। दिस इज अगेन द पॉइंट टू रिमेंबर, फाइन। और जो आपके एंडोडर्मल है, इसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, राइट, इसके अलावा आप कह सकते हैं पेनक्रियास, फाइन, इसके अलावा आप कह सकते हैं ये जो आपके ग्लैंड्स होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिट्यूटरी जो है ये आपका एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। 28th सेइंग दैट इन कशिंग सिंड्रोम देयर इज अ, तो कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स या एन इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एंड आप जानते हैं कशिंग सिंड्रोम इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, है ना, एड्रीनल ग्लैंड जो है ये उसका डिसऑर्डर होता है। एंड वी कैन सिंपली मेंशन दिस, केस में क्या होगा, क्या ये स्केलेटल मसल से रिलेशन रखेगा, क्या नहीं, क्या ये कॉर्टिसोल से रिलेशन रखेगा, नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट एनी हाउ रिलेटेड, स्किन के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर डिसीज जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें आप जानते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से होता है। तो अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है अगर वो ज़्यादा सिक्रीट होंगे, तो उसमें से आपका एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी होता है, एंड इफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज मोर, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो वी कैन से दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। 29 क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सेइंग इंक्रीज इन द ब्लीडिंग टाइम एंड डिले ऑफ क्लॉटिंग। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होती रह रही है, और डिले मतलब क्लॉटिंग कम हो गया है, क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, तो वो किस वजह से हो रहा होगा। तो आप जानते हैं कि जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें से एक कैल्शियम भी होता है, और अगर मान लो कैल्शियम की कमी हो रही है, इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से आप कह सकते हो कि आपका क्लॉटिंग डिले हो सकती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कैन लीड टू डिले इन क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग में डिले हो सकता है, कोएगुलेशन में डिले हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, मोर प्रिसाइज वर्ड इज कोएगुलेशन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कौन सा वाला हार्मोन है जो कि कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन या कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज पीटीएच, जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, दैट इज बेसिकली क्या करता है, ये इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो आप जानते हैं कि अगर ये वाला हार्मोन नहीं होगा तो फिर ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ये इंक्रीज नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम ही नहीं है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर आपका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। सो यही है वो आपके फसाड़ की जड़, मतलब ये चाहिए होता है, फसाड़ की जड़ नहीं है कि इसको निकाल के फेंक दो, ये चाहिए होगा हमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे आज के इस इंटरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कौन सिंड्रोम जो है ये किस वजह से होता है, हाइपर एल्डोस्टेरॉन की वजह से, और आप जानते हैं एल्डोस्टेरॉन आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, और कॉन्स डिसीज भी क्या होती है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से होती है। तो हाइपर सही है, हाइपो तो एनी हाउ नहीं होगा, ठीक है, तो जो भी आपका हाइपो वाला ऑप्शन हो उसे हटा दो, बिकॉज कॉन्स सिंड्रोम क्या है, एक हाइपर डेफिशिएंट लाइक हाइपर डिसीज होती है, राइट। तो आपका जो कॉन्स सिंड्रोम है ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है, हाइपर सिक्रीशन,
राइट। तो ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से होगा, एंड आई कैन से किसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से? अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक कॉर्टिसोल है और एक वो है। तो कॉर्टिसोल जो है ये कौन रिलीज करवाता है आपका? दैट इज रिलीज बाय योर एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही है, और ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपकी जो कौन सी डिसीज है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो होपफुली आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड होपफुली आज हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, नॉट होपफुली हमने कंप्लीट कर लिया है एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट इंटरेक्शन से हम एक नया चैप्टर उठाएंगे, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, होपफुली यू आर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इफ यू स्टिल वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी। हालांकि इन सवालों के साथ हम पूरा रिवीजन ही कर रहे हैं। स्टिल इफ यू वांट टू रिवाइज समथिंग तो आप डेफिनेटली जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं माय नेम लक्ष्य सर, और उसके बाद टॉपिक का नाम लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे हमारे आने वाली इंटरेक्शन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।